हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे होम रूल लीग की। 1915 में एनी बेसेंट ने भारत एवं अन्य उपनिवेश देशों में स्वशासन के लिए न्यू इंडिया एवं काउंसिल नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वहीं तिलक की होम रूल लीग की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की थी। इनकी पहली होम रूल लीग मीटिंग बेलगाम में हुई थी। पुणे इनकी लीग का मुख्यालय था। इनकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में खोली गईं। इसे 6 शाखाओं में संगठित किया गया। उद्देश्य स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना, शिक्षा के प्रचार प्रसार को लीग ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाया था। वहीं एनी बेसेंट की होम रूल लीग की बात करें तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की थी। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरे भारत में इन्होंने अपनी शाखाएं खोली थी। लगभग इनकी 200 शाखाएं थी। जॉर्ज अरुणडेल को लीग का सचिव नियुक्त किया गया था। इसके अलावा एनी बेसेंट की लीग का संगठन तिलक के होम रूल लीग की तुलना में कमजोर था। लीग में अरुणडेल के अलावा बी.एम. वाडिया एवं सी.पी. रामास्वामी अय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा अन्य नेता भी लीग के सदस्य बने थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई, चित्तरंजन दास, के.एम. मुंशी, बी. चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के अनेक सदस्य भी लीग की सदस्यता ली थी। वहीं इंडियन अनरेस्ट ने तिलक को भारत की उग्रवादी राजनीति का जनक कहा। इसके अलावा गांधी जी अप्रैल 1920 में होम रूल लीग की अध्यक्ष बने थे। अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में इन्होंने नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था होम रूल लीग का। वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। दोस्तों, इसमें जो अतिवादी नेता थे या उग्रवादी थे, कांग्रेस में उनका पुनः प्रवेश हुआ था। ठीक है। इस लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष उदारवादी नेता अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ था। इनका पुनः प्रवेश कांग्रेस में क्यों हुआ, कारण की बात करें तो पुराने विवाद अप्रासंगिक हो गए थे। उदारवादी और अतिवादी दोनों लोगों ने महसूस किया कि विभाजन से राष्ट्रीय एकता नहीं आ पाएगी। इसके अलावा एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने दोनों दलों को एक साथ लाने की अथक प्रयास किया था। एक और कारण गोपाल कृष्ण गोखले तथा फिरोज शाह मेहता की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है। वहीं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते की बात करें तो लखनऊ समझौते के प्रावधान ने उपयुक्त कारणों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एकीकरण को संभव बनाया। इसमें प्रावधान की बात करें तो कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार कर लिया था। वहीं कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग को स्वीकार किया था। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। वहीं पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, मुंबई सहित सिंध में 33%, यूपी में 30%, बिहार में 25%, मध्य प्रदेश में 15%, मद्रास में भी 15% सीटें मुस्लिम लीग को दे दी गई। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल निर्वाचित भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया। इसके निर्वाचन हेतु सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हितों के विरुद्ध हो तथा 3/4 सदस्य उस आधार पर उसका विरोध करें तो उसे पास नहीं किया जाएगा। लखनऊ समझौते के बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने सरकार के समक्ष अपनी संयुक्त मांगे रखी। ठीक है। इन्होंने कहा, सरकार भारत को उत्तरदायित्व पूर्ण शासन देने की शीघ्र घोषणा करे। प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में निर्वाचित भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, उन्हें अधिक अधिकार दिए जाए। वायसराय की कार्यकारी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हों। इसके अलावा विधान परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए और भारत सचिव का वेतन ब्रिटिश राजकोष से दिया जाना चाहिए, न कि भारतीय राजकोष से। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।